नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से अहम खबर के साथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अहम बैठक करेंगे और कैनाबिस औद्योगिक भांग की खेती को लेकर बैठक की जाएगी। मेडिकल वैज्ञानिक इस्तेमाल को लेकर नियम तय होंगे और एनडीपीएस 2021 के लिए नियम बनाए जाएंगे। भांग की खेती में नीतिगत रूप से काम किया जाएगा और पहले सिर्फ पहाड़ पर ही अनुमति दी जाती थी, तो एकेडमिक ज्यादा होने से पलायन की समस्या रुकेगी। और कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, कई अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज बैठक की जाएगी और अहम बैठक ये मानी जा रही है। इस बैठक में एनडीपीएस 2021 को लेकर नियम बनाए जाएंगे और कृषि मंत्री, मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। भांग की खेती में नीतिगत रूप से काम किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री की अहम बैठक ये मानी जा रही है, जिसमें पहले सिर्फ पहाड़ पर ही अनुमति दी जाती थी, तो अब ये अहम बैठक मानी जा रही है। और इसमें अकादमी से ज्यादा होने से बता दें कि पलायन की समस्या रुकेगी और उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन की है। उसे रोकना हर सरकार के लिए चुनौती रही है और त्रिवेंद्र सरकार पलायन को रोकने के लिए लगातार काम भी कर रही है। तो पलायन एक अहम मुद्दा रहता है उत्तराखंड में, जिसे रोकने के लिए एक के बाद एक सौगात भी दी जाती है। तो और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशोर जी, मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है, पहले ये बताइए कि बैठक कब से शुरू होगी, बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, कितनी अहम ये बैठक होने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री की जो बैठक है वो करीबन 10:30 बजे यानी अब शुरू हो चुकी है उनकी बैठक। और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो कैनबिस औद्योगिक भांग की खेती है, क्योंकि हेम्पा की अगर बात करें तो जो भांग है, भांग के जो रेशे हैं, उनके जो धागे या उनके जो कपड़े बनाए जाते हैं वो यूरोप में उनकी बहुत मांग होती है। और उत्तराखंड में लंबे समय से पुराने अगर कालांतर में देखें तो लोग भांग के रेशों से रस्सियां, कपड़े, जूते वो बनाते थे। तो ऐसे में इसको बड़ा स्वरूप देने के लिए और इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे उतारने के लिए सरकार में लगातार काम कर रही है और इसको लेकर सरकार ने कई नीतियां भी बनाई है। और आज इसको लेकर एक नीतिगत नियमावली बनाने की बैठक है कि कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि अगर भांग की बात करें तो भांग सिर्फ नशे के अगर इस तरीके से यूज नहीं होती, बल्कि दवाइयों की इसमें भी यूज होती है। उसके रेशे से धागे बनाकर, कपड़े बनाकर बहुत डिमांड है इसकी। तो जाहिर सी बात है इसमें बैठक होगी, नियमावली बनाई जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री सुशासन पुरस्कार उसमें दिया जाएगा। हर साल ये 25 जनवरी को दिया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग जो अधिकारी होते हैं जिन्होंने अच्छे काम किए, अच्छा वर्क किया है, तो उनको पुरस्कार दिया जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री आज बैठक करने वाले हैं और बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कुंभ को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने एसओपी में सख्त हिदायतें दी हैं। तो मेले में 6 फीट की दूरी बनाना बेहद जरूरी कर दिया है। तो भीड़ में जयकारे लगाने पर भी रोक लगा दी गई है। बाहरी श्रद्धालुओं को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक कुंभ मेला है। तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। मुख्यमंत्री निरीक्षण भी कार्यों का कर चुके हैं और अब इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी गई है कि जयकारे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और भीड़ में जयकारे लगाने पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ आपको 6 फीट की दूरी का पालन भी करना होगा और बाहरी श्रद्धालु जो भी आएंगे कुंभ में, उनको रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। तो कुंभ को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक ये कुंभ मेला होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकित काला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकित, ये एसओपी जो जारी की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए दीपिका, इस साल हरिद्वार में महाकुंभ होने जा रहा है और इस महाकुंभ को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से एसओपी जारी की गई है। अब क्योंकि ये कोविड काल में ये महाकुंभ होने जा रहा है, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो
नियम हैं उनसे ढिलाई न बरती जाए और जो महाकुंभ है उसमें पूरी तरीके से कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाए। इसी के तहत केंद्र ने अपनी एसओपी में यही सारे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें सम्मिलित किए हैं। नियमावली जो एसओपी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पहले तो जो भी श्रद्धालु आएंगे इस महाकुंभ में उन सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। इसके अलावा 72 घंटे पहले की जो आरटीपीसीआर जो कोरोना की जांच रिपोर्ट है वो अपने साथ लाना होगा। अगर उस रिपोर्ट में नेगेटिव आएगी तभी आप इसमें महाकुंभ में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक और एसओपी में महत्वपूर्ण चीजें डाली गई है जिसमें कि 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे इसमें भागीदारी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो 60 से ऊपर वाले जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कोई गर्भवती महिला है या इस तरीके से जो बीमार लोग हैं, शुगर के पेशेंट है या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उनको भी सलाह दी गई है कि आप भी इस महाकुंभ में ना आए और कोशिश करें कि अधिक से अधिक घरों में रहें। इसके साथ ही सरकार ने ये कहा है कि जैसे जिस तरीके से अमरनाथ में रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसी तरीके से महाकुंभ में भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जाए। अब इस रजिस्ट्रेशन का फायदा ये होगा कि सपोज अगर किसी व्यक्ति को कोरोना सिम्टम्स से देखे जाते हैं या उसको ट्रैक करना हो तो कहीं ना कहीं उस पर भी सहूलियत मिल सकती है। तो सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है और केंद्र ने अपनी एसओपी में ये भी इसमें सम्मिलित किया है। केंद्र की तरफ से जो एसओपी जारी हुई है उसमें करीब करीब 1000 बेड का जो अस्पताल है, कोविड केयर सेंटर है, उसको बनाना अनिवार्य होगा और इसकी क्षमता लोगों को देखते हुए आगे भी बढ़ाई जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था राज्य सरकार करे तो ऐसी भी एसओपी में गाइडलाइन जो है वो लगाई गई है। तो कुल मिलाकर के केंद्र ने अपनी तरफ से ये एसओपी जारी कर दी है दीपिका। इसके बाद फिर अब राज्य सरकार को इसका पालन करने के लिए अब कार्य करना होगा और जिस तरीके से महाकुंभ की अब तैयारी काफी नजदीक आ रही है तो ऐसे में सरकार भी चाह रही है कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाए और किसी भी स्थिति में जो कोविड-19 के गाइडलाइन है उसका उल्लंघन नहीं किया जाए और सरकार चाहती है कि इसको लेकर के जो नियम है वो और भी ज्यादा सख्त बनाए जाएं। जी अंकित, यहाँ पर एसओपी जारी कर दी गई है, नियम कायदे बना दिए गए हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन के लिए जो खास चुनौती रहेगी वो ये रहेगी इसका पालन कराना, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए अब तक पुराने हमारे जितने महाकुंभ है उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो इस पावन पर्व पर आते हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना काल हो रहा है ऐसे में शासन प्रशासन भी चाहता है, जिला प्रशासन भी चाहता है कि किसी तरीके से नियमों का उल्लंघन ना हो सके। तो ऐसे में अब बड़ी चुनौती ये है कि किस तरीके से अगर एसओपी जारी होने के बाद अब सरकार चाहेगी कि इसके जो नोटिफिकेशन है वो विधिवत रूप से जारी करेगी। संभवतः फरवरी के मध्य में इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकता है, पहले जनवरी से और कई बार दिसंबर में भी इसके नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं जल्दी जो इसका नोटिफिकेशन जारी करने वाले, तो शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जो केंद्र ने अपनी तरफ से जो एसओपी जारी करी है उसका पूरा पालन कराया जा सके। किसी भी तरीके से जो कोविड के नियम है वो उसमें सरकार चाहती है कि ढिलाई न बरती जाए। हालांकि अब वैक्सीन जरूर आई है, जो कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या अगर हम देखें तो काफी हद तक कम हो गई है। इनफैक्ट यूं कहें कि कई जिलों में तो अब एक भी पेशेंट नहीं आ रहे। तो ऐसे में अब किसी भी तरीके से सरकार चाहती है कि जो ये धीरे धीरे हम कोरोना के से जो मरीज हैं वो कम हो रहे हैं, वो संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। ऐसे में थोड़ा सा राज्य सरकार के लिए भी चिंताएं जरूर है, लेकिन सरकार का कहना ये है कि वो अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसमें पुलिस जवानों की जो उसमें भूमिका है उसको और बढ़ाया जाएगा, जो उनकी संख्या है उसको और बढ़ाया जाएगा। किसी भी तरीके से नियमों का में सरकार ढिलाई नहीं बरतने देगी और जो भी लोग बिना मास्क के या कोविड-19 की गाइडलाइनों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई सरकार की तरफ से ये व्यवस्था जो है वो की गई है। अब धरातल पर इसका कितना असर होता है ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। जी अंकित, इसके अलावा क्योंकि महामारी का दौर है, लेकिन हालांकि ये अच्छी बात है कि अब आंकड़े जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, क्योंकि बाहरी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, बाहरी लोगों के रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो अभी तक लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके होंगे? और दूसरी बात यह कि आपने अस्पताल का यहाँ पर जिक्र किया कि अस्पताल भी यहाँ पर तैयार किया गया है, अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई है?
देखिए, अभी ये जो एसओपी जारी की गई है अभी उसका पालन अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इसको अभी माना जा रहा है कि इस हिसाब से सरकार करेगी। अब जब सरकार भी अपनी तरफ से नोटिफिकेशन करेगी तो उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं आएगी। अब चूंकि केंद्र ने अपनी तरफ से ये गाइडलाइन जारी कर दी है तो अब राज्य सरकार को इसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और अब जो कोविड केयर सेंटर भी बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है तो सरकार उस दिशा में भी अभी कार्य कर रही है, लेकिन अभी धरातल पर उतरना इसको काफी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि राज्य सरकार का दावा ये है कि अधिकांश जो स्थायी और अस्थायी जो कार्य थे वो उसको पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी सरकार के पास समय है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी सरकार इसमें जो विशेष रूप से जो कोविड-19 को देखते हुए जो कोविड केयर सेंटर है उसकी स्थापना शीघ्र करेगी। तो केंद्र की तरफ से तो ये कहा गया है कि इसमें कम से कम 1000 बेड का जो कोविड केयर सेंटर है इसका निर्माण किया जाए और सरकार अभी इसको लेकर के हरिद्वार में कोविड केयर सेंटर बनाने की प्रक्रिया गतिमान है। और अभी भी सरकार का कहना है कि वो महाकुंभ की एसओपी जारी होने से पहले, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले इस सभी कार्यों को पूरा कर लेगी। जी, तो एसओपी जारी कर दी गई है और लेकिन धरातल पर इसे उतारने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है। बहुत शुक्रिया अंकित काला ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में सूखी नदी पहुंचकर कुंभ के काम का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री ने धर्मनगरी हरिद्वार में प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में बनाए गए अस्पताल का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, बीजेपी जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान समेत कई लोगों ने स्वागत किया। वहां वो अटल बिहारी वाजपेयी अतिथि गृह पहुंचे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ कार्यों के निरीक्षण के लिए सूखी नदी भी पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, आयुक्त रविनाथ रमन, मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुंजियाल, जिलाधिकारी सी रविशंकर और एसएसपी सेंथिल अबुदई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार ने एक एसओपी जारी किया है और उस एसओपी के आधार पर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात कही गई है उसके अनुकूल यहाँ पर ये कुंभ संपन्न होगा। उसके अनुसार इस कुंभ को संपन्न कराया जाएगा, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे तमाम अन्य व्यवस्थाएं हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, आरटीपीसीआर टेस्ट हो, जो वहां से हमको जो गाइडलाइंस मिली हैं उसके आधार पर ही तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएगी। बताना चाहता हूँ ये कुंभ केवल बाह्य रूप से जो साफ स्वच्छ है यही नहीं, बल्कि ये कुंभ बेदाग कुंभ होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में बनाए गए अस्पताल का उद्घाटन भी किया। मल्टी स्पेशलिटी धर्मार्थ चिकित्सालय में गरीब और जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। शंकर आश्रम चौक के पास प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के ब्रह्मलीन स्वामी राम प्रकाश महाराज की पुण्य स्मृति में स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के तहत उत्तराखंड में यह नवा चिकित्सालय है जो हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम ने बनवाया है। अस्पताल में साधु संतों के साथ गरीब जनता को भी निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अस्पताल निर्माण करने वालों को बधाई दी। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये 9वां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। 4 धाम है, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है और मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर 9वां ये आज यहाँ पर सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें आईसीयू भी है और ओपीडी भी है और क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी है, डेंटल, आई, हार्ट, तमाम तरह की केयर यहाँ पर होंगी। तो जो गरीब लोग हैं और साधु संत समाज होगी, जो साधु समाज है उनकी निःशुल्क यहाँ पर सेवा होगी। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को कम समय होने के कारण कुंभ के अधूरे काम को तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने काम में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान रखने को भी कहा। शोभित वर्मा, हरिद्वार, हिंदी खबर।
और खबर देहरादून से है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज मनाया जाएगा। राज्य भर में कार्यक्रम किए जाएंगे इस मौके पर। और बता दें कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। भौतिक और वर्चुअल रूप से मतदाता दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे मतदाता दिवस को लेकर और सभी नियमों कायदों का यहां पर पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। तो तैयारी पूरी तरीके से है। बीएलओ को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वर्चुअल रूप से मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। आंकड़े बेशक कम हो रहे हैं, लेकिन महामारी अभी भी है और इसी को लेकर जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, एहतियात उसमें बरती जा रही है। वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम होगा और ये बताया जा रहा है कि राज्य भर में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन वर्चुअल तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बावजूद इसके राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। दिशा निर्देश इसको लेकर जारी भी कर दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भौतिक और वर्चुअल रूप से मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंडियन आइडल में प्रतिभाग कर रहे चंपावत के पवनदीप राजन को कार्यक्रम में वोट कर समर्थन देने का आह्वान किया है और सीएम ने एक वीडियो जारी करते हुए उत्तराखंड के सिंगर पवनदीप राजन को वोट करने का आह्वान किया है। और वीडियो जारी किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और पवनदीप राजन ने अपनी गायकी के दम पर सभी देशवासियों के दिल में अपनी जगह बनाई है। इसीलिए सभी प्रदेशवासी पवनदीप राजन को वोट करके शो का विजेता बनाएं, मुख्यमंत्री ने ये अपील की है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिंगर पवनदीप राजन के उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। तो पवनदीप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और जिनके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता से अपील की है वोट देने की, कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। और खबर देहरादून से है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आज है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि राज्य को एक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना चाहती है सरकार। और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि पर्यटन राज्य की तरक्की और रोजगार दोनों का आधार है। सीएम त्रिवेंद्र ने आगे कहा कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन योजना से नए पर्यटन केंद्रों का विकास हो रहा है। राज्य में 2200 से ज्यादा होम स्टे पंजीकृत किए जा चुके हैं। माउंटेनियरिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग आदि गतिविधियों में भी काफी रफ्तार हुई है, विस्तार हुआ है। और लोकप्रिय ट्रैक रूट्स के पास गांव को ट्रैकिंग क्लस्टर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। सीएम ने आगे कहा कि रोड कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की आर्थिक के लिए ये लाभकारी होगा। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल 3 दिन तक गढ़वाल भ्रमण पर हैं, दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध काली मठ, त्रियुगी नारायण और ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद पूजा अर्चना की। रात्रि विश्राम के लिए विधानसभा अध्यक्ष गढ़वाल के ही स्थायी अतिथि गृह में रुके और सुबह गुप्तकाशी से त्रियुगी नारायण के लिए रवाना हो गए और वहां पर अग्रवाल पूजा अर्चना की। और इसके बाद प्रेमचंद ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर गोपेश्वर के लिए रवाना हुए। अपने 25 जनवरी के सारे कार्यक्रम निपटाकर विधानसभा अध्यक्ष 26 जनवरी को गैरसैंण के भराड़ी सैंण पहुंचेंगे और जहां वो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। और समारोह में हिस्सा लेने के बाद उसी दिन अग्रवाल रुद्रप्रयाग पहुंचकर अल्प विश्राम के बाद धारा देवी मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना करेंगे। तो उनका 3 दिवसीय यह दौरा है।
कांग्रेस ने प्रदेश में सैन्य परिवारों को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद जवान कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य की सभी विधानसभाओं में इसके तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसकी शुरुआत कैंट विधानसभा से हुई, जहां कांग्रेसियों ने 219 सैन्य परिवारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान 4 शहीदों, 160 पूर्व सैनिकों और 55 सैन्य कर्मियों और अधिकारियों के परिजनों को प्रशस्ति पत्र और एंटी कोरोना किट और गर्म कंबल देकर सम्मानित भी किया। कठिनाई के दौर में जब थक जाती है, आवाज देती अपने मर्द को, बच्चे पलकर है ये जीवन जीना, बहुत कठिन है ये जीवन जीना। जय हिंद साथियों। इसी के साथ और खबर देहरादून से है। महिला कांग्रेस का बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। डीएल रोड चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और बीजेपी के आने के बाद लगातार महंगाई बढ़ी है, कांग्रेस ने यह आरोप लगाया। तो महिला कांग्रेस का बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है और ये आरोप लगाया है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से महंगाई लगातार बढ़ी है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है। तो महिला कांग्रेस का बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। महिलाओं ने प्रदर्शन किया, विरोध जताया, हाथों में थाली लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया है और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर महिलाओं ने किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमला बोला गया है और ये कहा गया है कि पवित्र सैन्य धाम को लेकर कुछ अच्छी बातें कहते कहते मुख्यमंत्री गैरसैंण को लेकर भटक गए। और इंटरनेट मीडिया पर शनिवार देर शाम अपनी पोस्ट में हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी को गैरसैंण को राज्य की राजधानी के रूप में रूल्ड आउट करने का हक नहीं है। उनकी पार्टी भी गैरसैंण पर भटक गई तो सुधारिए। उन्होंने आगे कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड के लिए एक संभावना है जो पलायन मैदानी क्षेत्रों के भीतर शहरों में श्रम के रूप में परिवर्तित होते देख रहे हैं। इन सब का निदान केवल गैरसैंण है। नारसन से जसपुर तक और भटवाड़ी से लेकर मुंशियारी तक गैरसैंण से नई योजनाएं पैदा होती है। नए क्षेत्र विकास के लिए तरक्की करेंगे। नीचे जहां हमारे पास भूमि उपलब्ध भी है वे सब क्षेत्र सैचुरेट हो गए हैं। नई संभावनाएं तलाशनी है। अपने नौजवान युवाओं के लिए तो केवल गैरसैंण के साथ हो सकता है। उत्तराखंड के कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के आंदोलन में शहीद हुए लोगों और आंदोलनकारियों की हमेशा से उनका ये सपना रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में बने, लेकिन हाल में मुख्यमंत्री के दिए हुए बयान से जनता काफी आहत हुई है और वहीं कांग्रेस भी मुख्यमंत्री के इस बयान का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री देहरादून को राजधानी मानने की बात कह रहे हैं तो गैरसैंण को लेकर तमाम तरीके के ड्रामा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा एक ऐसी योजना है जिससे गरीब परिवारों की रोजी रोटी देने का काम किया जाता है और ऐसी योजना के लिए सरकार पर पैसा न हो तो ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। और अब खबर लक्सर से है। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मुनीम संजय अग्रवाल विवाद में हर रोज नई सुर्खियां बटोर रहा है ये प्रकरण और इस प्रकरण में एक वीडियो और वायरल हो गया है। इस वीडियो में भी मुनीम और संजय अग्रवाल और उसका भाई नजर आ रहा है। ये दोनों विधायक कुंवर प्रणव सिंह पर झूठ बोलने और अपने ऊपर झूठा केस कराने का आरोप लगाने के साथ ही चैंपियन पर उन्हें लगातार गालियां दिए जाने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में मुनीम कह रहा है कि चैंपियन के जरिए उनकी मार्केट का किराया लगातार वसूला जा रहा था। आरोप लगाया गया है कि ये चैंपियन के जरिए उसे बेहद टॉर्चर किया गया, जिसके चलते मजबूरन उसे परिवार समेत लंढौरा से पलायन करना पड़ा। मुनीम वीडियो में यहाँ तक कह रहा है कि अगर उसका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वो आत्महत्या कर लेगा।
मुनीम ने चैंपियन के जरिए उसे बोले गए अपशब्दों वाला ऑडियो भी वायरल किया है। और हालांकि चैंपियन की तरफ से उनके पिता कुंवर नरेंद्र सिंह की तहरीर पर मुनीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस विवाद में आगे चलकर क्या कार्रवाई होती है ये आने वाले समय में पता चल पाएगा, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन विपक्ष के जरिए इस मामले को भी हवा दी जा रही है और बीजेपी पर सवाल भी दागे जा रहे हैं। पूर्व विधायक कुंवर सिंह चैंपियन का विवाद आए दिन नई सुर्खियां बटोर रहा है। एक और नया वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो भी उसके मुनीम यानी जिस पर चैंपियन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उसके द्वारा वायरल किया गया है। उसमें मुनीम और उसका भाई कहीं ना कहीं उत्पीड़न की कहानी सुना रहे हैं और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए थे वो सब फर्जी हैं। लेकिन कुंवर सिंह चैंपियन और उनके समर्थक उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उनके प्रताड़ना से वो दुखी होकर के आत्महत्या कर सकते हैं, ये उसमें कहा गया है। साथ में एक सवाल यहाँ और खड़ा हो गया है कि जिस तरह से चैंपियन एक के बाद एक विवाद में फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे में भाजपा यानी उनकी पार्टी भी असहज हो जाती है। इस बार भी ये नया मामला कहीं ना कहीं पार्टी को असहज करेगा। वजह यह है कि इस मामले को भी विपक्षी दल खासतौर पर कांग्रेस ने संज्ञान लिया है और उसमें कहीं ना कहीं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मुनीम परिवार को सुरक्षा दी जाए और इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और इसमें एक्शन लिया जाए। तो ये अलग बात है कि अभी तक पार्टी की तरफ से या पार्टी किसी पदाधिकारी की तरफ से इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है और न ही पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। इतना जरूर है कि चैंपियन द्वारा उल्टे मुनीम पर जो आरोप लगाए गए थे उन्हें लेकर के एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। दूसरी तरफ मुनीम द्वारा जो वीडियो वायरल किए गए हैं इस बाबत क्या संज्ञान प्रशासन ले रहा है, इस विषय में कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है और न ही किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कैमरे के सामने इस बाबत कुछ बोला गया है। तो साफ हो जाता है कहीं ना कहीं इस मामले को हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस प्रशासन भी अभी हल्के में ले रही है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप होने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है और कौन दोषी है कौन गलत है, इस पर कार्रवाई होगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, बक्सर। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।